कि मैंने आपको बताया था कि नॉर्मल लेवल होता है 90 to 100, और मैं ये बात बता रही थी कि ग्लूकोज जो होता है ना, हम लोग देखो हम लोग क्या करते हैं जब हमारे पास ग्लूकोज का लेवल कम हो जाएगा, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग ग्लूकागोन रिलीज़ होना शुरू हो जाएगा। अगर ग्लूकागोन के पास ग्लाइकोजन मौजूद है, ग्लाइकोजन ज़्यादा है, तो वो क्या करेगा, वो ग्लाइकोजन को कन्वर्ट कराएगा ग्लूकोज में, जिसको हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ठीक है। और जब वो अमाइनो एसिड यानी कि प्रोटीन इसको कन्वर्ट करेगा ग्लूकोज में, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं ग्लाइकोनियोजेनेसिस, यानी कि ग्लाइकोलाइसिस करवाई जा रही है, यानी कि ग्लूकोज बनाया जा रहा है लेकिन किसी न्यू चीज़ से, और वो न्यू चीज़ क्या है, वो है अमाइनो एसिड। ये बात याद रहेगी और मेरा ख्याल है मैंने होम्योस्टेसिस में ही पढ़ाई थी, पढ़ाई हो तो मुझे बता देना, ठीक है। अच्छा भाई, इंसुलिन कब सिक्रीट होता है, जब हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा, और ये क्या करता है, ये स्टिमुलेट करता है लिवर को, मसल्स को, एडिपोज सेल्स को, कि ताकि क्या हो, ग्लूकोज को ज़्यादा से ज़्यादा लिया जाए। ये इसके अलावा और ये क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस करवाता है, फैट्स की प्रोटीन को कन्वर्ट कराता, जब क्या कहते हैं इंसुलिन जो है कब सिक्रीट होता है, ग्लूकोज को, तो ये क्या करेगा, ये लिवर को, मसल्स को, एडिपोज टिश्यूज़ को क्या करेगा, ज़्यादा करवा देगा। इनसे कहेगा कि भाई ग्लूकोज जो है उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब करना शुरू कर दो, किसकी फॉर्म में, ग्लाइकोजन की फॉर्म में। इसके अलावा ये क्या करेगा, प्रोटीन बनाना शुरू कर देगा, उस ग्लूकोज से फैट्स बनाना शुरू करेगा, और जितने भी प्रोटीन कन्वर्ट हो रहे थे ना ग्लूकोज में, उनको इनहेबिट कर देगा, रोक देगा, ठीक है। इसके अलावा ये क्या करता है, इसके अलावा ये लिवर और मसल्स को स्टिमुलेट करता है, किसके लिए, कि ग्लूकोज को कन्वर्ट करें ग्लाइकोजन में, हम अभी पढ़ के आएंगे, जिसकी वजह से क्या होता है कि इंसुलिन जो है वो ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल को कम कर देती है। अगर हमारी बॉडी के अंदर डेफिशिएंसी हो जाए ना, तो हमें हो जाता है डायबिटीज़ मेलिटस, ठीक है। होता क्या है, डेफिशिएंसी जब इंसुलिन की हो जाए ना, तो हमें हो जाती है डायबिटीज़ मेलिटस। एज अ रिजल्ट जिसकी वजह से क्या होता है कि एक्सेस ग्लूकोज होता है, किडनी में यूरिन के ज़रिए निकाला जाता है, फ्रीक्वेंसी जो होती है यूरिन की वो ज़्यादा हो जाती है, मैंने बताया था, जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन होती है। विक्टिम जो होता है उसको बहुत ज़्यादा थिर्स्टी लगती है, विक्टिम मतलब पेशेंट जो होता है उसको बहुत ज़्यादा प्यास लगती है। इसके अलावा अगर ग्लूकोज का बहुत ज़्यादा सप्लाई ना हो, तो सेल्स खुद को डिप्लेट करना शुरू कर देते हैं, किसमें, फैट्स और प्रोटीन्स निकालने के लिए, किसकी एनर्जी में, हमें एनर्जी चाहिए, ठीक है, ग्लूकोज नहीं है। अब क्या होगा, अब ये होगा बच्चे कि सेल्स अपने आप को डिप्लेट करेंगे, यानी कि तोड़ेंगे, तोड़ के क्या करेंगे, खुद के फैट्स और प्रोटीन्स को एनर्जी के सोर्स पर यूज़ करेंगे, तो हम लोग कमज़ोर होना शुरू हो जाएंगे, वेट लॉस होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अच्छा भाई, ड्यू टू द ब्रेक डाउन ऑफ फैट्स कीटोन बॉडीज एक्यूमुलेट इन द ब्लड, जब फैट्स जो है वो टूटेंगे तो हमारी बॉडी के अंदर कीटोन जो है वो ज़्यादा हो जाएगा, जमा होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। इसके फैट्स के टूटने से बॉडी में कीटोन बढ़ जाता है। कीटोन को हम लोग पढ़ेंगे अपना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर 9 में बहुत डिटेल में। अच्छा भाई, इसके अलावा क्या होता है, ब्लड जो है वो बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाता है, क्योंकि कीटोन क्या होता है, ब्लड में जमा होना शुरू हो जाता है, याद रखना है बात। और क्या होता है, वाटर लॉस होता है, और एसिड बेस बैलेंस जो होता है वो बॉडी का मेंटेन नहीं रहता है, ठीक है। इसके अलावा ये इससे डेथ भी हो सकती है और ब्रेन का फंक्शन भी ख़राब हो सकता है। दो फॉर्म होती है डायबिटीज़ की, एक होती है टाइप 1 टाइप 2। एक सेकंड रुकेगा, मैं एक और चीज़ बता दूँ। अच्छा, एक है टाइप 1, एक है टाइप 2। टाइप 1 में क्या होता है, जो बीटा सेल्स होते हैं ना, ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, किससे, लिम्फोसाइट से। हमारे जो लिम्फोसाइट्स होते हैं ना, ये बीटा सेल्स को क्या कर देते हैं, तोड़ देते हैं, ख़राब कर देते हैं। ये कहलाता है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, यानी कि हमारा ही इम्यून सिस्टम हमें नुकसान पहुंचा दे। अच्छा, ये कहलाता है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, यानी हमारा ही इम्यून सिस्टम हमें ही नुकसान पहुंचा दे। ये किसकी वजह से होता है, वायरल इन्फेक्शन की वजह से होता है। और जब जाहिर है इंसुलिन कम होगा तो पेशेंट जो होगा उसको इंसुलिन के इंजेक्शन लगाए जाएंगे। जाहिर है बीटा सेल्स है ना, बीटा सेल्स क्या करेगा, अभी हम पढ़ के आए, देखो यहाँ पे हमने पढ़ा था कि एक होता है अल्फा सेल, एक होता है बीटा सेल। जब बीटा सेल को डिस्ट्रॉय कर दिया तो इंसुलिन नहीं बनेगा, इंसुलिन नहीं बनेगा तो ग्लूकोज का लेवल हाई हो जाएगा। एक शुगर तो इस वजह से होती है। एक शुगर की कॉमन टाइप है, वो ये है कि इंसुलिन जो होता है ना, वो नॉर्मल जैसे पहले रिलीज़ होता था ना, अब उतना नहीं रिलीज़ हो बल्कि बंद हो जाए, उसका रिलीज़ होना बंद हो जाए। तो जो टारगेट सेल है ना, वो क्या करता है, वो जैसे, या फिर ये हो कि वो सेल जो इंसुलिन को अपने ऊपर लगाता है, यानी रिसेप्टर पर लगता है इंसुलिन, जिसके जाके वो टारगेट सेल जो है वो अपना रिसेप्टर खो दे, इंसुलिन रिसेप्टर खो दे, तो क्या होगा, वो ग्लूकोज को नहीं लेगा।
इसकी वजह से क्या होगा कि अफेक्टेड पर्सन जो है वो बहुत जल्दी क्या होना शुरू होगा, बूढ़ा होना शुरू हो जाएगा और बहुत 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 कम इंसुलिन प्रोड्यूस होगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि वो मिडिल एज में ही मतलब बहुत ज़्यादा उसके लिए इश्यूज़ क्रिएट होना शुरू हो जाएंगे। वो नॉर्मल लाइफ कब गुजार सकता है, तब गुजार सकता है जब वो फैट को कम खाए, वो शुगर वाली डाइट्स को कम ले और रेगुलर एक्सरसाइज करे। बाज़ औक़ात जो ऑरल ड्रग्स वगैरह होते हैं ना, यानी ऐसी ड्रग्स जो खाई जाती है, पी जाती हैं, वो दी जाती हैं इंसुलिन की सिक्रेशन के लिए। आपकी बुक का पेज नंबर 201 खोलें, ये मौजूद है आपके चैप्टर 8 में। यहाँ से अभी से इसलिए पढ़ा रही होंगी क्योंकि उस टाइम में इसको दोबारा से नहीं पढ़ाऊँगी, अभी से इसको पढ़ लोगी ना तो याद आएगा, एक ही दफ़ा पढ़ लो, ठीक है। डायबिटीज़ मेलिटस क्या होता है? एंडोक्राइन डिसऑर्डर होता है, ऐसा डिसऑर्डर होता है जो डक्टलेस होता है। हमने बिल्कुल ये बात पढ़ी। ये कब होता है? ये जब होता है जब इंसुलिन की डेफिशिएंसी कम होती है या इंसुलिन जो है वो नहीं प्रोड्यूस हो रहा हो, टारगेट टिश्यूज़ तक ना जा रहा हो, ठीक है। डायबिटीज़ जो होती है ना, ये क्या करती हैं? किडनी को डैमेज कर देती हैं, एक चीज़। दूसरा, ये हमारी आर्टरीज़ को भी ब्लॉक कर देती हैं, ठीक है। ग्लूकोज जब बहुत ज़्यादा होगा ना तो किडनी को बहुत ज़्यादा ग्लूकोज बॉडी से निकालना पड़ेगा, जिसकी वजह से किडनी को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा, किडनी की वर्किंग ख़राब होगी और वो डैमेज हो जाएगी। हमारी आर्टरीज़ में ग्लूकोज जमा होगा तो वो ब्लॉक हो जाएंगी। और जो मेलिटस, देखो डायबिटीज़ तो समझ आ गई, शुगर। मेलिटस का मतलब होता है ग्रुप ऑफ डिजीज़, यानी डायबिटीज़ मेलिटस ऐसा मसला होता है, ऐसी बीमारी होती है जिसकी वजह से हमें बहुत सारे मसले हो जाएंगे, बहुत सारे। वज़न कम हो रहा है, थकावट हो रही है और इसके अलावा बहुत सारे इश्यूज़ होंगे, अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा भाई, तो क्या होता है इसकी वजह से हाई ब्लड ग्लूकोज होगा तो डायबिटिक जो किडनीज़ होंगी वो क्या करेंगे? ग्लूकोज को रिलीज़ करवाएंगी, किसमें? यूरिन में। विच एक्सप्लेन वाई द प्रेजेंस ऑफ शुगर इन यूरिन इज़ वन टेस्ट ऑफ फॉर डायबिटीज़। अगर बहुत ज़्यादा किसी को यूरिन आता है तो ये मसला भी हो सकता है, और इसको हम कैसे पता करते हैं? टेस्ट करवाते हैं यूरिन का, और उसमें अगर शुगर हो तो पता चल जाता है। एज मोर ग्लूकोज कंसनट्रेट्स इन द यूरिन, मोर वाटर इज एक्सक्रीटेड। जितना ज़्यादा ग्लूकोज हमारे यूरिन में आएगा उतना ज़्यादा हमारी बॉडी में से वाटर निकल जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा? यूरिन का अमाउंट ज़्यादा होगा और हमें पानी की बहुत ज़्यादा तलब लगेगी, हमें बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी, ठीक है। ग्लूकोज है वो क्योंकि अब हमारे पास मौजूद नहीं है, अनअवेलेबल है, ठीक है। तो क्या होगा कि बॉडी के जो सेल्स होंगे वही खुद को तोड़ना शुरू कर देंगे, डिप्लाइट करना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो क्या होता है जब ग्लूकोज इज़ अनअवेलेबल टू द मोस्ट बॉडी सेल एज अ मेजर फ्यूल सोर्स फॉर डायबिटीज़, तो क्या होगा? जब ग्लूकोज ही नहीं मिलेगा ना तो डायबिटीज़ इस वजह से भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। फैट मस्ट सर्व एज द मेन सबस्ट्रेट फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन। इन सीवियर केसेस डायबिटीज़ एसिडिक मेटाबॉलिटी इज फॉर्म ड्यूरिंग फेट ब्रेकडाउन एक्यूमुलेट इन ब्लड थ्रेटनिंग लाइफ बाय लोअरिंग ब्लड पीएच। अब ये भी पढ़ के आए हैं कि फ़ैट जो है वो टूटता है तो कीटोन बॉडी ज़्यादा हो जाती हैं, एसिडिक हो जाता है, ये सारी बात वही है। ये पूरा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये पूरा वहाँ से पढ़ोगे समझ आ जाएगा। ये दो चीज़ें हैं जो यहाँ से पढ़ने की ज़रूरत है। एक है डायबिटीज़ मेलिटस, इसका एक और नाम होता है जिसको हम कहते, देखो टाइप 1 है डायबिटीज़ मेलिटस, इसका नाम है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़, यानी ऐसी डायबिटीज़ जिसके अंदर आप खुद से इंसुलिन नहीं बना सकते, आपको किसी और के ऊपर डिपेंड करना पड़ रहा है। क्यों? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। क्यों? वायरल इन्फेक्शन की वजह से। क्यों? क्योंकि बीटा सेल्स जो हैं वो हमारे ही लिम्फोसाइट ने क्या कर दिए? तबाह कर दिए। ये हम अभी पढ़ के आ रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? इम्यून सिस्टम जो होता है वो किस पे अटैक कर देता है? हमारे बीटा सेल्स के ऊपर अटैक कर देता है, पैनक्रियास के। तो ये डिसऑर्डर जो होता है ना, ये कब होता है? ये चाइल्डहुड में होता है, बचपन में होता है, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है? पर्सन जो होता है ना वो क्या करता है? वो इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर पाता। ये किसकी वजह से हो रहा है? देखो डायबिटीज़ मेलिटस जो होती है ना वो बेसिकली ना वालिदैन से भी आती है बच्चों में, ठीक है। अभी हम इसकी डिटेल पढ़ रहे हैं, सही है। फिर हम बाद में ये भी पढ़ेंगे कि वालिदैन से कैसे ट्रांसमिट होता है। अच्छा भाई, ट्रीटमेंट क्या होती है? इंसुलिन की इंजेक्शन लगाए जाते हैं, बहुत दफ़ा दिन में खाने से पहले इस तरह से होता है, ठीक है। Until recently, insulin for injection was extracted from animal pancreas। पहले एनिमल पेनक्रियास से लिए जाते थे इंसुलिन, लेकिन अब मैंने बताया था ना कि हम ह्यूमन इंसुलिन ही बना लेते हैं। किसके ज़रिए? बैक्टीरिया के ज़रिए, यानी कि जीन, बैक्टीरिया के अंदर अपना इंसुलिन का जीन लगाते हैं, फिर बैक्टीरिया जो है वो रिप्रोड्यूस होता है। तो बैक्टीरिया की जीन जितनी दफ़ा वो रिप्रोड्यूस, देखो क्या होगा? बैक्टीरिया के अंदर मौजूद होगा प्लास्मिड का एक हिस्सा हम ये कट करेंगे और इसके अंदर लगा देंगे अपना इंसुलिन लगा देंगे, समझो ये हमारा इंसुलिन लग गया। अब क्या होगा? ये जितनी दफ़ा रिप्रोड्यूस करेगा ना, ये कैसा बनेगा? ये ऐसे वाले इंसुलिन बनाता जाएगा।
यानी कि इंसुलिन की बहुत सारी कॉपीज़ बन जाएंगी, तो हम वो इंसुलिन इसमें से निकाल के बैक्टीरिया में से इंसानों में लगा देते हैं, ठीक है। एक ये तरीका होता है, या आप बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ेंगी चैप्टर 3 के। एक टाइप 2 होती है डायबिटीज़, जो नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट होती है, यानी कि इंसुलिन डिपेंडेंट नहीं होती है। हमारी बॉडी जो होती है वो इंसुलिन बना तो रही होती है लेकिन बहुत कम बना रही होती है, ठीक है। अच्छा, ये कब होता है? ये तब होता है जब एज जो होती है वो तकरीबन 40 हो जाती है। अच्छा, ये इंक्रीजिंग एज के साथ ये भी इंक्रीज़ होता जाता है। 90% जो डायबिटीज़ होती हैंगी वो टाइप 2 ये वाली होती हैंगी, ठीक है, जो इंक्रीज एज की वजह से होती हैंगी। एंड मैनी कैन मैनेज देयर ब्लड ग्लूकोज, बहुत सारे जो होते हैं वो उसको मैनेज कर लेते हैंगे, ठीक है, किसके ज़रिए? एक्सरसाइज और डाइटरी कंट्रोल के साथ। इसका मेजर फैक्टर क्या है? इसका मेजर फैक्टर है हेरिडेटरी फैक्टर। ये किसकी वजह से होती है? ये हेरिडेटरी की वजह से होती है। तो पूछा जा सकता है कि वालिदैन से कौन सी डायबिटीज़ होती है, तो वो टाइप 2 होती है। टाइप 1 तो वायरल इन्फेक्शन से होती है, ठीक है, याद रहेगा, इसलिए मैंने इसको मिलाकर पढ़ा दिया है आपको। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप सो ऑल ऑफ़ यू आर फाइन एंड ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग वेरी वेल। इसका एक चैप्टर का इसका एक टॉपिक रह गया था, तो इसको अब मैं कंप्लीट करवाने जा रही हूँ। एड्रेनल ग्लैंड। एड्रेनल ग्लैंड कहाँ पे मौजूद होता है? आपकी किडनी के टॉप पर मौजूद होता है, ठीक है। ये कैसा होता है? ये ट्रायंगुलर शेप का होता है। और किस पे कंसिस्ट होता है? 2 ग्लैंड्स पे कंसिस्ट होता है, जिसको हम लोग एड्रेनल कॉर्टेक्स कहते हैं। और जबकि जो इनर वन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग एड्रेनल मेडुला कहते हैं। एड्रेनल कॉर्टेक्स जो होता है ये करता है कुछ हार्मोन्स को रिलीज, जिसको हम लोग स्टेरॉइड कहते हैं, जो लिपिड हार्मोन्स होते हैं, ठीक है। ऐसा हार्मोन्स जो लिपिड के बने हुए होते हैं ना, वो हार्मोन होते हैं, जिसके अंदर एक टाइप है स्टेरॉइड। स्टेरॉइड किस लिए ज़रूरी होता है? ज़रूरी होता है आपकी बॉडी के कुछ मेटाबॉलिज्म वगैरह को रेगुलेट करने के लिए। इसके अलावा बॉडी में वाटर और सॉल्ट की मेंटेनेंस के लिए। एक इसके अंदर स्टेरॉइड में एक इम्पॉर्टेंट टाइप आती है कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल जो है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अहम टाइप होती है हार्मोन्स की। और ये कहाँ से सिक्रीट की जाती है एड्रेनल कॉर्टेक्स से। कहाँ से की जाती है? एड्रेनल कॉर्टेक्स से। रिमेंबर दिस, ठीक है। हम अभी एड्रेनल कॉर्टेक्स की बात करें तो वहाँ से सिक्रीट की जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं? एड्रेनल कॉर्टेक्स। किसके रेस्पॉन्स में रिलीज़ होता है ये हार्मोन? जब हम लोग बीमार होते हैं, हमारा कोई टिश्यू सूज जाता है, तब होता है। इससे क्या होता है? इस हार्मोन के रिलीज़ होने से क्या होता है? इससे ग्लूकोज बनना शुरू होता है। जब ग्लूकोज बनता है तो जाहिर है हमारे पास क्या होता है? एनर्जी स्टोर होना शुरू हो जाती है। मैं एक दफ़ा आप लोगों को सेकेंड ईयर की बुक की तरफ लेकर जाऊँगी। इसके अंदर भी देखो एड्रेनल ग्लैंड के यही तमाम चीज़ें जो है वो मौजूद हैं। एड्रेनल कॉर्टेक्स के बारे में इसके अंदर थोड़ी सी डिटेल है। वो ये डिटेल है कि इन्होंने बताएगा कि एड्रेनल कॉर्टेक्स जो है इससे जो हार्मोन रिलीज होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन कहते हैं या स्टेरॉइड हार्मोन्स कहते हैं। देखो, कॉर्टिको का मतलब है ऐसे स्टेरॉइड हार्मोन्स जो कॉर्टेक्स एड्रेनल कॉर्टेक्स होते हैं। स्टेरॉइड बेसिकली किसकी टाइप है? लिपिड की टाइप है। ये आप लोगों ने बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल के टॉपिक के अंदर बहुत डिटेल में पढ़ा होगा। मैं थोड़ी सी ब्राइटनेस सेज कर दूँ, इसके अंदर आपने डिटेल में पढ़ा होगा। तो ये बात याद रखना है, एड्रेनल ग्लैंड से जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं वो क्या होते हैं? वो स्टेरॉइड होते हैं। और अगर मैं उनको कॉर्टिकोस्टेरॉइड भी बोलूँ ना तो भी समझ जाना, क्योंकि द वर्ड कॉर्टिको स्टैंड्स फॉर कॉर्टेक्स, ठीक है। किससे क्या हो रहेगा? कॉर्टेक्स को लीड किया जा रहा है, ठीक है। अच्छा भाई, ये जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन्स है ना, ये हमारे जो एड्रेनल कॉर्टेक्स है वो 3 किस्म के रिलीज़ करता है। एक तो होता है कॉर्टिसोल, एक होता है एल्डोस्टेरॉन, और एक और होता है जिसको हम कहते हैं एंड्रोजेंस। ये रहा, ठीक है। 3 हार्मोन्स हमारा एड्रेनल कॉर्टेक्स रिलीज़ करता है। लेकिन आपकी बुक के अंदर जो आपको डिटेल में समझाया गया है वो कौन सा समझाया गया है? कॉर्टिसोल समझाया गया है। रिमेंबर दिस, ये बात समझ आ रही है? थोड़ा सा आप लोग को एक चीज़ की एक नॉलेज चाहिए, ठीक है। अच्छा भाई, उसके बाद क्या होता है हमारे पास अब बात करते हैं एड्रेनल मेडुला। एड्रेनल मेडुला से जो हार्मोन रिलीज़ होता है ना, उसको हम कहते हैं एड्रेनालाइन। क्या कहते हैं? एड्रेनालाइन। या इसके अलावा हम इसको कहते हैं इमरजेंसी हार्मोन। इसके अलावा इसका एक और नाम होता है, वो होता है एपिनेफ्रिन। याद रखना, एक और नाम क्या होता है भाई? बोलो। एपिनेफ्रिन होता है, ठीक है। एक नाम एड्रेनालाइन है, एक इमरजेंसी हार्मोन है, और एक और नाम क्या है? एपिनेफ्रिन है, ठीक है। याद रहेगा? बिल्कुल रहेगा। अच्छा भाई, एपिनेफ्रिन, ये जो एड्रेनालाइन है इसको हम लोग ये कहाँ से रिलीज़ हो रहा है? सबसे पहली बात एड्रेनल मेडुला से। कब रिलीज़ होता है? इमरजेंसी की कंडीशंस में। और क्या प्रोड्यूस करता है? कब प्रोड्यूस होता है? जब फाइट और फ्लाइट कंडीशन हो के या तो लड़ो या भाग जाओ। एक सेकेंड रुकेगा, मैं ज़रा बच्चों को यहाँ से भगा दूँ। अच्छा भाई, फाइट और फ्लाइट ना 2 कंडीशंस होती हैं। देखो, ये एक मोटिवेटिंग बात है, या तो आप लड़ो या भाग जाओ। अगर फॉर एग्जाम्पल कोई स्टूडेंट किसी किस्म की क्रिएसिस से गुजर रहा है ना, या तो वो अपनी तमाम चीज़ों को बंद करे
और भाग जाए, अगर वो पढ़ाई के दौरान कुछ क्राइसिस से गुजरता है, या फिर वो लड़े और लड़ के सोना बन जाए और अच्छे तरीके से अपने आप को साबित कर सके कि नहीं, आई एम, मैं हूँ, ये नहीं है कि मैं नहीं हूँ, मैं ऐसी ज़िंदगी गुजारने नहीं आया हूँ, ठीक है। तो एड्रेनालाइन कब रिलीज़ होता है? जब फाइट और फ्लाइट कंडीशन होती है, यानी इमरजेंसी कंडीशन होती है। कहाँ से रिलीज़ होता है? एड्रेनल मेड्यूला से रिलीज़ होता है, ठीक है। ये क्या करता है? अच्छा भाई, रिलीज़ हो गया। ये क्या करेगा? ये ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल क्या करवाएगा? ज़्यादा करवा देगा। कैसे? ग्लाइकोजिन को तोड़कर। यहाँ पर भी क्या हो रहा था? कॉर्टिसोल में ग्लूकोज को बनाया जा रहा था, इसकी प्रोडक्शन को स्टिमुलेट किया जाता है, और यहाँ पर भी इसकी प्रोडक्शन को ज़्यादा करवाया जाएगा, लेकिन ग्लाइकोजिन को तोड़ के, जिसकी वजह से क्या होगा कि ग्लूकोज ज़्यादा बॉडी में स्टोर हो जाएगा। ज़्यादा स्टोर होगा तो वो ज़्यादा जल्दी टूट के एनर्जी प्रोड्यूस करता जाएगा। देखो, ग्लूकोज बन गया, बनने के बाद जब हम लोग किसी से लड़ रहे होंगे ना, ग्लूकोज टूटता जाएगा और एनर्जी प्रोड्यूस करता जाएगा। तो हम लोग वो जो इमरजेंसी सिचुएशन होगी ना, उसको क्विकली रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। जैसे क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बैठे हुए और मैं आपकी आंखों के पास लाइट को लेकर आ जाऊँ, तो आपकी आंखों का जो वो पिपल है वो फैल जाएगा, ठीक है। ब्लैक कलर का जो पार्ट होता है वो डायलेट हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है, ये जैसे जब लाइट को मैंने आपकी आंखों में मारा, तो अगर मैं बात करूँ, आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है, वो फैल जाएंगी। आपके जो खून की नालियाँ होती है ना, जो मसल्स तक, हार्ट तक या ब्रेन तक जा रही होंगी, वो फैल जाएंगी। क्यों फैलेंगी? ताकि आपके जो स्किन और आपकी जो ब्लड है वो आपकी स्किन, मसल्स, हार्ट और ब्रेन को ज़्यादा से ज़्यादा मिलता रहे। जब ये खून का दौरान ही अच्छा रहेगा तो आपकी बॉडी नरिश्ड रहेगी, ठीक है। मैं पेन अपना लेकर आ जाऊँ जो हर दफ़ा गायब हो जाता है। अच्छा भाई, ये जो आपको देखो दिखाया हुआ है किडनी, और इसके ऊपर ये मौजूद है एड्रेनल ग्लैंड। एड्रेनल ग्लैंड का ये जो बाहर वाला हिस्सा ही देखो, ये है एड्रेनल कॉर्टेक्स, और ये कॉर्टेक्स का आपको 3 पार्ट्स दिखाए हुए होंगे, 3 जोन से, याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा भाई, अब बात करते हैं गोनेड्स। गोनेड्स क्या होते हैं? ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जिनसे रिप्रोडक्टिव किसी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए कुछ सेल्स प्रोड्यूस होते हैं। क्या होता है? देखो, दोबारा सुनो। गोनेड्स जो है वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं जिनसे अगर हमें कोई ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करवाना है तो उससे कुछ सेल्स प्रोड्यूस होंगे। और क्या होता है? देखो, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें ह्यूमंस में, होता ये है कि मेल के पास से आता है स्पर्म, और फीमेल के पास से आता है ओवम, और ये दोनों आपस में फ्यूज़ कर जाते हैं। इन दोनों के फ्यूजन से बनता है जाइगोट। क्या बनता है? जाइगोट। ये जो जाइगोट है ना, इसको एक और नाम दिया जाता है, एग का नाम दिया जाता है। ये जाइगोट जो ये फर्दर आगे डिवाइड होता है, इससे 4 सेल बनते हैं, 4 से 8 सेल बनते हैं, 8 से 12 यानी कि ब्लास्टूलिया और ये सारे ग्लेस्टूलिया, ये सारे फेजेस बनते जाते हैं, और उसके बाद एक पूरा बेबी तश्कील हो जाता है, एक पूरा बेबी बन जाता है, ठीक है। तो गोनेड्स क्या होते हैं? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। मेल के अंदर होते हैं टेस्टीज और फीमेल के अंदर होते हैं ओवरीज, ठीक है। इन दोनों का काम होता है गैमेट फॉर्मेशन का। ये क्या करवाते हैं? गैमेट को बनवाते हैं, ठीक है। अच्छा भाई, और क्या करते हैं? और हार्मोन्स को सिक्रीट करते हैं। एक तो गैमेट्स बना रहे हैं, दूसरा हार्मोन्स को सिक्रीट करेंगे। आप अपने चैप्टर 4 के अंदर भी बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, और अगर तब भी किसी बच्चे को ना समझ आए तो मुझसे पूछ लेना, जो रिप्रोडक्शन का आपका चैप्टर है। अच्छा भाई, टेस्टीज जो होते हैं ना, ये ओवल शेप के होते हैं, ठीक है। और ये किस में लोकेट हुए होते हैं? एक पाउच स्किन होती है, उसके अंदर लोकेट हुए होते हैं। मेरे पास अभी कोई पिक्चर मौजूद नहीं है, मे बी सेकेंड ईयर वालों में हो। नहीं, इस पर भी नहीं है, तो मैं आपको नेट से निकाल कर दिखा देती हूँ। 1 सेकेंड रुकिएगा। देखें, इसके अंदर आप देखेंगे टेस्टीज एक किस्म का मेल की बॉडी के अंदर ऑर्गन मौजूद होता है। इसको एक ये जो पूरा है ना, पूरा टेस्टी के अंदर मौजूद वेजियल्स देंगी, खून की नालियाँ हैं, एपिडेमिस हैगा, वैसे डेफिन से तमाम इसके अंदर चीज़ें मौजूद हैं। होता यह है कि इसको एक किस्म की मेम्ब्रेन ने कवर किया हुआ है। इस मेम्ब्रेन को हम कहते हैं स्क्रॉटम, ठीक है। बात याद रहेगी। यहाँ पर एक दफ़ा आप लोग आ जाए अपनी बुक की तरफ दोबारा से। हाँ भाई, मैं बताई थी टेस्टीज जो होती है ओवल शेप की होती हैं। स्किन पाउच, एक पाउच होता है स्किन का, उसके अंदर होती हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? स्क्रॉटम कहते हैं। ये एक किस्म का हार्मोन रिलीज़ करती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? टेस्टोस्टेरोन कहते हैं, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन
टेस्टोस्टेरोन जो होता है ना, ये एक एंड्रोजन हार्मोन होता है। देखो मैंने अभी आप लोगों को पढ़ाया था कि एंड्रोजन भी एक किस्म का हार्मोन होता है। वजह क्या थी पढ़ाने की? यही वजह थी कि आप लोगों को पता चले कि भाई एड्रेनल ग्लैंड जो है ना, इससे जो हार्मोन रिलीज हो रहे हैं ना, उसमें एक एंड्रोजन भी होता है। तो एक एंड्रोजन की टाइप जो होती है वो टेस्टोस्टेरोन भी होती है, जो टेस्टिस से सिक्रीट होता है। असल में टेस्टोस्टेरोन जो है ना, ये क्या है? ये स्टेरॉइड हार्मोन है, ठीक है। इसके नाम के अंदर भी अगर आप यहाँ पर गौर करें तो ये जो स्टेरॉन आ रहा है ना, ये बेसिकली किसको इंडिकेट कर रहे हैं? स्टेरॉइड को बता रहा है। तो टेस्टोस्टेरोन जो होता है ना, ये रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? कि बॉयज़ के अंदर जो सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। देखो अभी आप लोगों को प्राइमरी स्टेज पर, ठीक है, अभी नहीं, मतलब जब आप लोग 6 क्लास में थे, आप लोग 7 to 8 क्लास तक थे, तो आप लोग प्राइमरी स्टेज में होते हैं, ठीक है। जब बच्चा 17 या 18 यानी कि 16 से ऊपर आना शुरू होता है, 14 से ऊपर आना शुरू होता है, तो उसके अंदर एक एज आना शुरू होती है जिसको हम कहते हैं प्यूबर्टी, ठीक है। प्यूबर्टी के अंदर बहुत सारे हमारे अंदर चेंज आते हैं। प्यूबर्टी की एज हमारी टीन एज कहलाती है, ठीक है, जो कि हमारी 12 के बाद से स्टार्ट हो जाती है। बस ये समझ लें। चलो, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनके अंदर 14-15 के बाद स्टार्ट होती है, लेकिन जिन बच्चों की जो बॉडी की डेवलपमेंट बहुत अच्छी होती है, जिनकी डाइट बहुत अच्छी होती है ना, उनकी टीन एज 13 से स्टार्ट होती है और 19 पर जाकर एंड हो जाती है टीन एज, ठीक है। तो होता क्या है, इस टीन एज के अंदर उनकी बॉडी के अंदर कुछ डेवलपमेंट आना शुरू हो जाती है, ठीक है। उस डेवलपमेंट की वजह से क्या होता है कि उनके जैसे फॉर एग्जांपल बॉयज़ जो है ना, उनकी अपीयरेंस में फ़र्क आना शुरू हो जाता है। देखो जब बच्चे छोटे होते हैं ना, 12 या 11 साल के बॉयज़ को आप देखेंगे तो उनकी मूंछें नहीं होती, ठीक है। लेकिन जब वो लोग अपना 16 ईयर्स के करीब आना शुरू होते हैं, 15 ईयर्स के करीब आना शुरू होते हैं, तो उनकी मूंछें और उनकी दाढ़ी जो है वो आना शुरू हो जाती है। इसके अलावा क्या होता है, उनकी वॉइस जो होती है ना, वो भारी हो जाती है। जैसे जब मैं 9th क्लास में थी, तो हम लोग तमाम बच्चे जो थे हमारी क्लास के, हम लोग की वॉइस जो थी ना, तमाम बच्चों की, वो गर्ल्स की तो वैसे ही बहुत हल्की होती है। और जो बॉयज़ थे ना हमारी क्लास में, तो बॉयज़ इतने थे नहीं हमारी क्लास में, 4 बॉयज़ ही थे। वो स्कूल ही बेसिकली नया नया खुला था जिसके अंदर मैंने एडमिशन लिया था, और 1-2 महीने बाद मुझे भी छोड़ना पड़ गया था वो। तो वहाँ जो बॉयज़ थे ना, तो उन लोगों की हाइट मुझसे भी छोटी थी। उनमें एक बॉय था, वो उसकी हाइट मुझसे भी छोटी थी। हालांकि बॉयज़ की हाइट छोटी नहीं होती, और वो मुझसे एज में 2 साल बड़ा था, लेकिन उसकी हाइट मुझसे छोटी थी। तो ऐसे ही हम लोग को मिस ने लैब में भेजा। अब जब छुट्टियों से पहले हम उसकी आवाज़ सुनते आए थे ना, तो उसकी आवाज़ ना बच्चों जैसी थी। लेकिन जब छुट्टियों के बाद हम लोग आए, तो मिस ने हमसे कहा कि भाई आप सब लोग लैब में जाकर ना खड़े हो जाओ, अपना जो प्रैक्टिकल है वो परफॉर्म करना शुरू कर दें। हमारा फर्स्ट पीरियड उसी का था। हम गए, हमने उसको परफॉर्म करना शुरू करी। तो वो जो बॉय था ना, वो हमारा हेड बॉय भी था। तो उसने आगे पीछे से बोला ना कि व्हाट आर यू डूइंग ऑल। तो मैं जो थी, मैं इतने बुरे तरीके से डरी कि मुझे लगा शायद कुछ सर आ गया। मेरा सर जो था वो हमारे जो लैब थी उसके कैबिनेट पे ठक करके लगा। उसके बाद सब बहुत हंसे। तो मैंने कहा, तो मिस भी थी, मिस कहने क्या हुआ, डर क्यों गई? तो मैंने उनको बताया कि भाई आवाज़ जो थी ना, उसमें फ़र्क था। तो मिस ने यही कहा कि भाई हाँ, पहले इसकी आवाज़ चूज़े की जैसी थी और अब उसकी आवाज़ मुर्गे की जैसी हो गई है। तो ये ऐसे आवाज़ के अंदर आ जाता है फ़र्क, ठीक है। आवाज़ जो होती है वो डीपनिंग आ जाती है उसके अंदर, यानी भारी हो जाती है, ठीक है। ये चीज़ मैं आपको समझाना चाह रही हूँ। कुछ चीज़ें हमें ऐसे नहीं याद रहती, हम उन्हें कुछ वाक़यात के थ्रू, कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू, कुछ फ़नी मोमेंट्स के थ्रू, कुछ मीमीज़ के थ्रू, इन चीज़ों के थ्रू, इन मीम्स के थ्रू हम उनको बेसिकली याद रखते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं ओवरीज़। ओवरीज़ जो होती हैं ये मौजूद होती है फीमेल में। इसका साइज़ जो होता है ना, ये इसका साइज़ होता है वो अंगूर की तरह का होता है, अंगूर के दाने की तरह का होता है, ठीक है। और कहाँ पे लोकेट होती है? आपकी एब्डोमिनल कैविटी में नीचे की तरफ होती है, और आपकी यूट्रस के दोनों साइड्स पर होती हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ कि फीमेल्स में पाई जाती हैं। तो ये आप देखेंगे, ये है यूट्रस, ये है यूट्रस। ये जो पार्ट है यूट्रस है, इसके अंदर बेबी की डेवलपमेंट होती है, इसके अंदर बेबी बनता है। और ये जो 2 आपको अंगूर के दाने के साइज़ की नज़र आ रही है, दोनों क्या है? ये ओवरीज है। ये है एब्डोमिनल कैविटी, इसके नीचे ये मौजूद है, ठीक है। अच्छा भाई, अगेन बुक की तरफ आते हैं। ओवरी जो होती है मैंने बताया ग्रेप के साइज़ की होती है। दूसरा एब्डोमिनल कैविटी में मौजूद होते हैं। तीसरा यूट्रस के दोनों साइड में मौजूद होती है। चौथा ओवरीज जो होती है वो सिक्रीट करती हैं 2 हार्मोन्स, एक होता है ईस्ट्रोजन, एक होता है प्रोजेस्टेरॉन। ईस्ट्रोजन जो होती है वो किससे रिस्पॉन्सिबल होती है? रिस्पॉन्सिबल होती है डेवलपमेंट के लिए। कौन सी? आपकी जो सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है ना गर्ल्स में, उसके लिए इंपॉर्टेंट होता है हार्मोन ईस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन क्या करता है? बेसिकली ईस्ट्रोजन का काम होता है गर्ल्स के अंदर डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट की डेवलपमेंट करवाता है।
जब गर्ल्स बहुत छोटी होती हैं तो उनके अंदर ब्रेस्ट की डेवलपमेंट नहीं हुई होती है। जो गर्ल्स का सीना होता है और बॉयज़ का सीना होता है तकरीबन सेम होता है, लेकिन जब गर्ल्स की जो प्यूबर्टी की एज आनी शुरू होती है, प्यूबर्टी बेसिकली कहते हैं, अगर मैं उर्दू में आपसे बात करूँ तो इसको जवानी का नाम दिया जाता है, ठीक है। थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा है आप लोगों को बताते हुए, क्योंकि आप लोग भी बहुत छोटे लेवल पर मैट्रिक में, लेकिन जब आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में आएंगे तो यही चीज़ें बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। तो मेरा ख्याल है कि आप लोगों को अभी से इस चीज़ के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। हम लोग जब किसी चीज़ के बारे में पढ़ते हैं ना, तो एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि हम पढ़ रहे हैं उसको, ठीक है। उसमें अगर हमें पता चल रहा है तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम उसको बहुत गलत सेंस में ले जाना शुरू कर दें। हम पढ़ें, हमारा जो मकसद है ना, हम अपने मकसद को याद रखें, ठीक है। तो ईस्ट्रोजन जो होता है ये क्या करता है, ये गर्ल्स के अंदर ब्रेस्ट की डेवलपमेंट करवाता है, और दूसरा आवाज़ जो होता है ना उसको शार्प कर देता है, फीमेल की वॉइस को और ज़्यादा शार्प कर देता है। एक तो उनकी वॉइस वैसे ही शार्प होती है, कभी एक बच्चे का चीखना और रोना सुनना और एक बच्ची का रोना और चीखना सुनना, तो फिर अंदाज़ा हो जाएगा कि उनकी आवाज़ में तेज़ी आ जाती है। कभी एक टीचर डांटती हैं तो, और एक सर डांटते, सर की आवाज़ में होता है भारीपन, फ़ौरन डर लगता है। टीचर की आवाज़ ना चुभती है, फीमेल टीचर की आवाज़ चुभती है, और बहुत कम ऐसी फीमेल टीचर्स होती हैं जो डांटती हैं ना तो उनके आवाज़ में भारीपन होता है। जैसे मैं जो हूँ ना, तो मेरी वही वॉइस, अव्वल तो मैं डांटती नहीं हूँ, अगर मैं डांटती हूँ तो मेरी आवाज़ में भी ना तकरीबन भारीपन नहीं होता है। वजह ये कि मेरे खुद के भाई बहुत सारे हैं ना, तो थोड़ा सा मेरे अंदर भाइयों वाली बात आता है। खैर, मैंने आपको बताया कि क्या करता है कि ब्रेस्ट की डेवलपमेंट करवाता है और आवाज़ को भारी करवाता, शार्प करवाता है। फिर बात करते हैं प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन क्या करता है, ये आपकी यूट्रस को इस काबिल बनाता है कि वो प्रेगनेंसी के लिए रेडी हो सके, कि उसके अंदर बेबी की डेवलपमेंट हो सके, ठीक है। यूट्रस के अंदर डेवलप होता है बेबी। मैं आपको इसकी भी एक पिक्चर दिखा देती हूँ। देखेंगे यूट्रस का साइज़ पहले छोटा होता है, इसका ना पहले वही मैंने आपको बताया था जाइगोट बनता है, फिर वो डेवलप होते 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 उसका साइज़ इंक्रीज़ होते जाता है, उसका ना बेबी डेवलप हो जाता है, और यूट्रस जो होती है ना उसका साइज़ बढ़ जाता है, उसका साइज़ ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। ये है बेबी की डेवलपमेंट यूट्रस करना, ठीक है। तो ये किस चीज़ के लिए रेडी करती है यूट्रस को, प्रेगनेंसी के लिए। अच्छा भाई, अब बात करते हैं फीडबैक कंट्रोल मैकेनिज्म ऑफ हार्मोनल सिक्रीशन। हार्मोनल सिक्रीशन जो होती है हमारे फीडबैक सिस्टम से कंट्रोल हो रही होती है, ठीक है। ऐसे हो रही होती है कि हमें जिस चीज़ की ज़रूरत हो उस हिसाब से उसको रिलीज़ करते हैं। हमारे पास दो तरह के फीडबैक सिस्टम होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, और हम ये बात पढ़ चुके हैं। नेगेटिव फीडबैक क्या होता है, इससे ये होता है कि इससे होता है अपोजिट इफेक्ट। फॉर एग्जांपल, हमारे जो ब्लड ग्लूकोज है वो बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर इंक्रीज़ हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, तो क्या होगा कि जो पैनक्रियाज है वो क्या करेगा, वो इंसुलिन जो है उसके रिस्पॉन्स में सिक्रीट करना शुरू कर देगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ब्लड का जो ग्लूकोज है उसको कन्वर्ट किया जाएगा ग्लाइकोजन में, और उसको हमारे लिवर के अंदर स्टोर कर दिया जाएगा। यानी कि अफेक्ट ये आया कि ग्लूकोज का लेवल बॉडी के अंदर हाई हुआ। किसका लेवल, ग्लूकोज का लेवल। मैं इसको थोड़ा सा तमीज़ से लिख लेती हूँ। ग्लूकोज का लेवल आपकी बॉडी के अंदर हाई हुआ। अब आपके जो पैनक्रियाज था, ठीक है, जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है इस किस्म का, ऐसा होता है, इसने रिलीज़ किया एक हार्मोन जिसका नाम है इंसुलिन, ठीक है। क्या नाम है इसका, इंसुलिन, ठीक है, या इंसुलिन कह लें। अच्छा भाई, इंसुलिन ने क्या किया कि ग्लूकोज को कन्वर्ट करा दिया एक चीज़ में जिसको कहते हैं ग्लाइकोजन, और इस ग्लाइकोजन को जाकर आपके लिवर में स्टोर करवा दिया, ठीक है। आपके लिवर में, आपके मसल्स में जाकर इसको स्टोर करा दिया। अब अगर ये होगा कि हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है, फॉर एग्जांपल कम हो गया, अब हमें क्या चाहिए, अब हमें ग्लूकोज चाहिए, तो हम इसी ग्लाइकोजन को तोड़ के क्या बना लेंगे, ग्लूकोज, और तब एक और किस्म का हार्मोन रिलीज होता है जिसको ग्लूकागोन कहते हैं, ठीक है। अच्छा भाई, ये था नेगेटिव। पॉजिटिव फीडबैक के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर होता है कि अगर कोई चीज़ इंक्रीज़ हो रही है तो दूसरी को भी इंक्रीज़ कर दिया जाएगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, अब जो एक छोटा सा बेबी होता है जिसको इन्फेंट कहते हैं, इन्फेंट से मुराद होती है एक छोटा मासूम सा बच्चा जिसको कोई किसी चीज़ की नॉलेज ना हो, जो बहुत छोटा होता है। जब वो फीड करने के लिए, मिल्क पीने के लिए अपनी मदर की ब्रेस्ट जो निप्पल होती है, जो ब्रेस्ट के ऊपर मौजूद होती है निप्पल, उसको सक करना शुरू करता है, सक से मुराद होता है कि चूसना, ठीक है। जब वो उसको सक करना शुरू करता है मदर की ब्रेस्ट के ऊपर
मौजूद निप्पल को, तो क्या होता है उसको मिल्क मिलना शुरू हो जाता है। तो उस टाइम क्या होता है कि एक किस्म का हार्मोन रिलीज़ होता है, ठीक है, उसको पढ़ेंगे आप लोग, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, लैक्टोजन वगैरह प्रोड्यूस होना शुरू होता है ना उस टाइम, तो वो हार्मोन सिक्रीट होता है। तो क्या होता है जैसे जैसे बेबी सकिंग करता जाता है, जैसे जैसे वो मिल्क पीता जाता है, वैसे वैसे क्या होता है हार्मोन्स जो होता है ना वो उसकी सिक्रीशन इंक्रीज़ होती जा रही है। यानी कि जैसे वैसे तो जब मिल्क बन रहा है तो हार्मोन की क्वांटिटी ज़्यादा है, लेकिन उसने जब सकिंग शुरू करी तब और ज़्यादा हो गया। इसकी मिसाल एक और हार्मोन से लेते हैं। एक हार्मोन होता है पॉजिटिव फीडबैक में, जिसका नाम होता है ईस्ट्रोजन, नहीं सॉरी ऑक्सीटोसिन होता है, ऑक्सीटोसिन, ठीक है। ऑक्सीटोसिन का काम होता है कॉन्ट्रैक्शन करवाना, ठीक है। होता ये है, मैंने आपको दिखाया, यूट्रस जो होती है उसका साइज़ बड़ा हो जाता है और उसके अंदर बेबी जो है वो इतने बड़े साइज़ का डेवलप होना शुरू हो जाता है, वरना उसका साइज़ बहुत छोटा होता है। जब उसके अंदर बेबी डेवलप होना शुरू होता है ना तो उसका साइज़ बहुत बड़ा हो जाता है। अब जब बेबी को मदर की बॉडी से बाहर लेकर आना है, ठीक है, जब 9 मंथ्स का पीरियड होता है, जब बेबी जो है वो यूट्रस के अंदर पूरा तश्कील पाता है, पूरी उसकी जो रिप्रोडक्शन जो उसका तश्कील का आयाम होता है वो चलता है, और उसके बाद वो उसको मदर की बॉडी से लेबर के टाइम बाहर लाया जाता है, डिलीवरी के टाइम, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि एक किस्म का हार्मोन रिलीज़ होता है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन क्या करता है, जो यूट्रस का जो माउथ होता है, ये माउथ जो होता है ना, जहाँ पे ये समझो अंदर बेबी है और ये माउथ है, इस माउथ का साइज़ है अभी छोटा और बेबी के हेड का साइज़ है बड़ा। अब उसको बाहर आना है, बाहर आने के लिए क्या करना चाहिए कि यूट्रस के साइज़ को इसको खुल जाना चाहिए, यूट्रस को खुल जाना चाहिए कि बेबी बाहर आ जाए। तो यूट्रस को खोलने के लिए उसको कॉन्ट्रैक्ट करवाया जाता है। तो वो क्या होता है, उस टाइम एक हार्मोन रिलीज़ हो रहा होता है ऑक्सीटोसिन, तो उस हार्मोन को और इंक्रीज़ करवाती है हमारी बॉडी और प्रोड्यूस करवाती है, तो ये कहलाता है पॉजिटिव फीडबैक। आप इस तमाम चीज़ों को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे अपने चैप्टर रिप्रोडक्शन में, ठीक है। नाउ डिसऑर्डर्स ऑफ द नर्वस सिस्टम। देखो जैसे हमारी बॉडी के और भी बहुत सारे सिस्टम होते हैं, इसी तरह से हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है ना, इसके भी कुछ डिसऑर्डर्स होते हैं, कुछ बीमारियां होती हैं जिसको अब हम पढ़ेंगे। इसके जैसे 2 कॉमन फैक्टर्स हैं, एक को हम कहते हैं वेस्क्यूलर और एक होता है फंक्शनल। फंक्शनल जो होता है ना उसके अंदर हमारे खुद के अंदर फ़र्क आता है, अभी मैं बताऊँगी कैसे। और वेस्क्यूलर में पैरालिसिस की एग्जाम्पल और फंक्शन में एपिलेप्सी की पढ़ लेते हैं। पैरालिसिस क्या होता है, पैरालिसिस का मतलब ये होता है कि इसके अंदर हम कहते हैं या तो पार्शियल या फिर कंप्लीट लॉस, या तो आधा या फिर पूरा लॉस, किसका, मूवमेंट का, जो मूवमेंट हमारे कंट्रोल में थी उसका, किसकी, जो मसल्स की होती है। इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय पार्शियल और कंप्लीट लॉस ऑफ कंट्रोल्ड मूवमेंट कॉज्ड बाय इनएबिलिटी टू कॉन्टैक्ट वन और मोर मसल्स। यानी कि आप जो अपने मसल्स को कॉन्टैक्ट करते हो, उनसे काम करवाते हैं ना, उनकी काम ख़त्म हो जाते हैं, यानी लाइसेंस टूट जाने का काम ख़त्म हो जाता है। इट मे बी अकम्पनीड बाय लॉस ऑफ सेंसेशन, या तो ये वजह से हो सकता है कि आपके जो सेंसेस होते हैं वो काम करना छोड़ देते हैं, या इसका कॉमन फैक्ट ये होता है कि हेमरेज, जो ब्रेन हेमरेज होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ब्लड के आपका जो हेड होता है ना उसके अंदर जमा हो जाता है खून, ब्लड जमा हो जाता है। वो ब्लड का क्लॉट जो होता है वो कब जमा होता है, जब ब्लीडिंग होती है आपके सिर के अंदर। वो कहाँ पे होती है, वो आपके ब्रेन के एक स्पेसिफिक पार्ट में होती है, जिसकी वजह से वो जो वहाँ से जो वेन्स आ रही होती है ना वो बंद हो जाती है। समझो आपका ब्रेन है, इसका एक हिस्सा था जो आपका, देखो फॉर एग्जाम्पल मैं ब्रेन हेमरेज की भी एक पिक्चर दिखा देती हूँ। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि ये जो है ब्लड का हिस्सा है, ब्रेन का हिस्सा, यहाँ पे क्या हो रहेगा, यहाँ पे ब्लड आना शुरू हो गया, जिसकी वजह से क्या होगा कि कोई भी एक वेन जो है ना वो अपना काम करना छोड़ देगी। जब वो काम करना छोड़ देगी, ज़ाहिर है ब्लड का क्लॉट जमा हो जाएगा, जब क्लॉट जमा हो जाएगा तो वो किसी भी नस को आपके दिमाग की बंद कर देगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे हाथ की नस जो ब्रेन से आ रही थी वो बंद हो गई, अब क्या होगा, अब मेरा हाथ जो है अल्लाह ना करे तो वो काम करना छोड़ देगा, वो मेरे कंट्रोल में नहीं रहेगा। इसको हम कहते हैं पैरालिसिस, ये कहलाता है पैरालिसिस, जिसका कॉमन जो कॉज है, कॉमन जो उसकी वजह है वो क्या है, हेमरेज, ब्रेन हेमरेज, ठीक है। उसके बाद जो है अच्छा, इसके अलावा है कि ये किसकी वजह से हो सकती है कि आपके ब्रेन में कोई इंजरी हुई हो, कोई ज़ख़म हो, कोई चोट लगी हो, या आपके स्पाइनल कॉर्ड में या आपकी नर्व्स वगैरह में किसी में भी कोई इंजरी आई हो, उसकी वजह से हो सकती है। इसको हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं, इसको हम लोग कैसे डायग्नोस कर सकते हैं, हम इसका एग्जैक्ट कॉज हमें पता चल जाए ना कि क्या मसला हुआ है, उसको फाइंड आउट करके फिर कर सकते हैं। अच्छा भाई, इसका कॉमन इसको कैसे किया जाता है, फिजियोथेरेपी। अच्छा
अब एक मज़े की बात बताती हूँ। कुछ लोग होते हैं वो डीपीटी करते हैं, डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट बनते, ठीक है। क्या कहा जाता है उन्हें? मालिशी। मतलब मालिश ही आ रहा है, मालिश कर दो यार, हाथ की पाँव की मालिश कर दो। गलत बात है। देखो डीपीटी हो या कोई भी हो, काम तो डॉक्टर का क्या होता है। अच्छा जब दर्द हो रहा होता है ना उस टाइम तो भाई वो डीपीटी वाला डॉक्टर होता है, लेकिन उसके बाद उस डीपीटी वाले को मालिशी का नाम दिया जाता है। तो वो जो फिजियोथेरेपिस्ट होता है ना, वो आपके मसल्स वगैरह की मूवमेंट करवाया जाता है। वो फिजियोथेरेपी जो होती है आपके अफेक्टेड मसल्स की वो की जाती है। तो क्या होता है कि आपके मसल्स की हरकत शुरू होती है। अगर वो नहीं करवाया जाए ना तो आपके मसल्स डीजनरेट होना शुरू हो जाते हैं, ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। फिजियोथेरेपी करवाई जाती है कि वो मसल जो काम करना छोड़ देता है ना उसको मूव करवाया जाता है आगे पीछे उसके, तो फिर उसके अंदर फ़र्क आना शुरू होता है। वरना हाथ का वो हिस्सा काटना पड़ जाता है। वो फिर ज़ाहिर है ना ब्लड आ रहा है उस तक, ना वो कुछ काम कर रहा है, तो फिर उसको काटना पड़ जाता है। इससे बेहतर है कि उसकी फिजियोथेरेपी करवाई जाए। अच्छा भाई, अब बात करते हैं एपिलेप्सी की। एपिलेप्सी जो है वो सेकेंड ईयर में भी शामिल है। एपिलेप्सी जो होती है कि ब्रेन का ऐसा डिसऑर्डर है जिसके अंदर ब्रेन के अंदर क्या होता क्या आएगा कि आप लोग को नहीं, मतलब या तो यानी कि इसके अंदर सीजर्स होते हैं। सीजर्स का मतलब है कि झटके लगना शुरू होते हैं, जो मिर्गी के दौरे वगैरह होते हैं ना, वो किस वजह से होते हैं? क्योंकि आपका ब्रेन जो होता है ना वो खुद ब खुद इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी कर रहा होता है, खुद इलेक्ट्रिकली सिग्नल जनरेट करता है और खुद ही स्टॉप होकर बैठ जाता है। फिर थोड़ी देर बाद खुद ही जनरेट करेगा, यानी आप नहीं चाह रहे आपका हाथ मूव करे, लेकिन ब्रेन ना ऐसा सिग्नल देता है कि आपकी बॉडी के पूरे जो हाथ होते हैं वो एकदम से बड़ी ज़ोर से हिलने लग जाते हैं। इसे अक्सर कहते नहीं मिर्गी का दौरा पड़ रहा है, ये झटके लगना शुरू हो गए। इसका स्टिमुलस क्या होता है, किस वजह से होता है एपिलेप्सी में? जैसे एकदम से अचानक से आंखों के अंदर बहुत तेज़ फ्लैश लाइट पड़ गई तो फिर फ़ौरन से आपको कोई मतलब वो जो पेशेंट होगा एपिलेप्सी का उसको ये झटके लगना शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो विक्टिम होता है, जो पेशेंट होता है ना, उसकी बॉडी जो होती है वो सख्त हो जाती है, स्टिफ हो जाती है और उसको मुसलसल झटके लग रहे होते हैं, ट्विचेस लग रही होती हैं जो कंट्रोल से बाहर होती हैं। इसको कंट्रोल किया जाता है। सीजर्स की जो फ्रीक्वेंसी होती है ना उसको कंट्रोल किया जाता है। अगर ये नहीं किया जाए और कभी जो लंग्स हैं वो अकड़ जाएं, वो क्या कहते हैं वो स्टिफ हो जाए, हार्ड हो जाएं, तो क्या होगा कि पर्सन की डेथ भी हो सकती है। यहाँ पर आप लोगों का टॉपिक हो चुका है ख़त्म। अगर यहाँ से मैट्रिक के बच्चे लीव करना चाहें तो मैं यही चाहूँगी कि वो कर दें। अब आगे मैं सेकेंड ईयर वालों को समझाऊँगी। अच्छा भाई, सेकेंड ईयर वाले आ जाइए। पैराथायरॉइड ग्लैंड्स क्या होते हैं पहले तो ये समझिए, बल्कि मैंने जो अभी तक पढ़ाया है ना मैं पहले उसको भी रिवाइज करवा देती हूँ। एड्रेनल ग्लैंड का आप लोगों को पढ़ा देती हूँ। एड्रेनल ग्लैंड क्या होता है? किडनी के ऊपर मौजूद होते हैं। एड्रेनल कॉर्टेक्स जो है ना ये किसके इन्फ्लुएंस में वर्क कर रहा होता है? ACTH के अंडर वर्क कर रहा होता है, ठीक है। एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ये हमने पढ़ा है, याद है। होता येगा कि देखो हमारा जो मैंने आपको बताया था, हमारा जो ब्रेन है ना, ठीक है, पिट्यूटरी जो ग्लैंड है वो क्या करेगा, वो एक हार्मोन रिलीज़ करेगा ACTH, ठीक है। मैं एक छोटी सी वीडियो भी इसके बाद बनाऊंगी, वो देखना, वो हार्मोन्स का एक रिवीजन होगा, ठीक है। वो ACTH क्या करता है, वो जाता है किडनी के पास और फिर आप फर्दर हार्मोन्स को रिलीज़ करवाता है। अगर कॉर्टिसोल की ज़रूरत है तो कॉर्टिसोल करवाएगा, एल्डोस्टेरोन की तो एल्डोस्टेरोन करवाएगा, एंड्रोजन के तो उसको सिक्रीट करवाएगा, ठीक है। ये क्या होता है कि नंबर ऑफ हार्मोन्स होते हैं जिनको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको हम लोग कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन कहते हैं, ठीक है, जिनके बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट्स होते हैं हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म के अंदर। कुछ इंपॉर्टेंट कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन्स नीचे दिए गए हैं जिसके अंदर कॉर्टिसोल है, ऑल्डोस्टेरॉन है, एल्डोस्टेरॉन है और क्या है, एंड्रोजीन है। अच्छा भाई, कॉर्टिसोल जो है ये क्या होता है, ये ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होता है। ये क्या करता है, ये ग्लूकोज को प्रोड्यूस करवाता है। हम अभी पढ़ के आ चुके हैं कब प्रोड्यूस करवाता है। ये प्रोड्यूस करवाता है जब हमें एंजाइटी होती है, फीवर होता है, डिजीज़ होता है, यानी बीमारी के दौरान ये प्रोडक्शन करवाता है ग्लूकोज की, और तभी कॉर्टिसोल जो है वो सिक्रीट होता है, ठीक है। इसके अलावा ये क्या कराता है, ये हमारे जो मसल्स के प्रोटीन्स होती हैं, अमाइनो एसिड्स होती हैं, इनको क्या करवाता है, इनकी हाइड्रोलाइसिस करवाता है, इनको तोड़वाता है। इसके अलावा क्या करता है, एंड अल्टीमेटली ब्रेक डाउन बाय द लिवर इनटू ग्लूकोज, यानी कि जो आपका लिवर है ना वो क्या करता है, वो इन अमाइनो एसिड और प्रोटीन जो मसल में मौजूद होती है उसको तोड़ता है, किस में कन्वर्ट करता है, ग्लूकोज में। क्योंकि क्या होता है, बीमारी में, एंजाइटी में, फीवर में पर्सन सही से खाना नहीं खाता। जब खाना नहीं खाता तो उसको ग्लूकोज नहीं मिलता, जब ग्लूकोज नहीं मिलेगा तो बॉडी में लगेगा नहीं, तो फिर क्या होगा, मसल्स वगैरह में से प्रोटीन को लेकर तोड़कर उसी से ग्लूकोज बनाया जाएगा। इसी वजह से जो डिप्रेशन जिसको होता है, जिनको एंजाइटी होती है, परेशानी होती है, ये सब लोग कमज़ोर क्यों नज़र आना शुरू होते हैं, मतलब हमें कहने यार खा भी इतना रहे, इनको लग भी नहीं रहा, ये वजह होती है, ठीक है। अच्छा भाई, इसके अलावा क्या होता है कि और ये क्या करवाता है कॉर्टिसोल, ये जो सूजन वगैरह आ जाती है या दर्द होता है उसको भी
कम करवाता है। अगर कॉर्टिसोल बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होना शुरू हो जाए फिर क्या होता है, फिर एक किस्म का सिंड्रोम होता है, एक किस्म की डिजीज़ होती है जिसको हम कहते हैं कशिंग सिंड्रोम। ठीक है, इससे क्या होता है, इससे ओबेसिटी, देखो सिंड्रोम का मतलब होता है एक साथ बहुत सारी डिजीज़ का हो जाना। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, ओबेसिटी होना शुरू हो जाएगी, यानी कि मोटापा, मसल वेस्टिंग शुरू हो जाएगी, मसल ज़ाया होना शुरू हो जाएंगे। जाहिर है क्योंकि जो प्रोटीन से वो क्या होगा, वो उसको हाइड्रोलाइज करवा के ग्लूकोज बनवाना शुरू कर देंगे। हाइपर टेंशन हो जाएगी, बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाएगी, शुगर हो जाएगी, डायबिटीज़ हो जाएगी, क्योंकि क्या हो रहा है, हाई प्रोटीन को तोड़ के ग्लूकोज बनाया जा रहा है। ठीक है, समझ आ रही है कैसा हो रहा है ये। अच्छा भाई, अगर बहुत कम प्रोड्यूस होना शुरू हो जाए कॉर्टिसोल, डेफिशिएंट प्रोडक्शन शुरू हो जाए इसकी, यानी कि एड्रेनल ग्लैंड जो है वो इसको प्रोड्यूस करना कम कर दे, तो क्या होगा, तो एड्रेनल ग्लैंड जो है ना उसकी डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाएगी। यानी क्यों कम होता है, अगर देखो ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है तो कशिंग सिंड्रोम है, अगर ये कम प्रोड्यूस होना शुरू हो जाए तो क्यों कम प्रोड्यूस होगा, क्योंकि एड्रेनल ग्लैंड जो है वो डिस्ट्रक्ट हो रहा है, यानी कि टूट रहा है। जब ये जो हार्मोन जो है वो ज़्यादा रिलीज़ नहीं हो पा रहा है, यानी हो ही नहीं रहा है, जितना हमें चाहिए उतना भी नहीं हो पा रहेगा, तो उसकी वजह से भी एक किस्म की डिजीज़ होती है जिसको हम क्या कहते हैं, एडिसन्स डिजीज़ कहते हैं। ठीक है, अच्छा भाई, एडिसन्स डिजीज़ किसकी वजह से होती है, और ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स होता है। देखो होता क्या है, मैं आपको बताती हूँ। ऑटो इम्यून सिस्टम में ना हमारे पास ना कुछ होते हैंगे, हमारे इम्यून सिस्टम के अंदर कुछ सेल्स होते हैं जिनको हम लिम्फोसाइट्स वगैरह कहते हैं। ये खुद ही ना हमारे सेल्स के ऊपर अटैक करना शुरू कर देंगे, तो भाई इनको तो हम दूसरे सेल्स पे करना चाहिए ना, ताकि उनकी वर्किंग रुके, लेकिन ये हम पे ही करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, कमज़ोरी होती है, वेट लॉस होता है, ब्लड की शुगर कम हो जाती है और ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। अब बात करते हैं एल्डोस्टेरॉन की। एल्डोस्टेरॉन जो होता है इसकी वजह से क्या होती है, सोडियम और क्लोराइन आयंस की रीअब्सॉर्प्शन ज़्यादा हो जाती है किडनी से, जिसकी वजह से ब्लड वॉल्यूम और ब्लड प्रेशर जो क्यों करवाई जाती है, सोडियम और क्लोरीन आयंस की रीअब्सॉर्प्शन ज़्यादा, ताकि ये जो क्या कहते हैं ब्लड वॉल्यूम और प्रेशर है ना, इसको क्या किया जा सके, कंट्रोल किया जा सके। या आपके सामने एक पेशेंट मौजूद है कशिंग सिंड्रोम का, जिसका ना आप देखेंगे इसके मसल्स देखें कितने कम हो रहे हैं, जबकि इसके एब्डोमिनल्स देखें वो कितने ज़्यादा हो गए और इसके ऊपर मार्क्स आना शुरू हो जाएंगे, इनके चिक्स रेड रहना शुरू हो जाते हैं, इनके जो पट्टे होते हैं पीछे कमर की साइड पर वो बहुत ज़्यादा बेंड जो होते हैं फेट होना शुरू हो जाते हैं, इनकी टांगें जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा पतली हो जाती हैं। इसके अलावा अगर उसके ऊपर चोट लग जाए ना तो वो आराम से बर्स्ट होना शुरू हो जाते हैं, निशानात रह जाते हैं। ये आपके सामने पूरी इसकी पिक्चर्स मौजूद है, देखो इनके फेस फीचर्स ऐसे हो जाते हैं कशिंग सिंड्रोम्स वालों के। अच्छा भाई, हम बात कर रहे थे इसकी एल्डोस्टेरॉन की। मैंने बताया एल्डोस्टेरॉन जो है उससे क्या होता है, रीअब्सॉर्प्शन इंक्रीज़ हो जाती है सोडियम और क्लोरीन की, जब भी एल्डोस्टेरॉन सिक्रीट होना शुरू होता है। अच्छा भाई, फिर क्या होता है, जो सोडियम आयन जो होते हैं ना एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसमें, आपका जो ब्लड प्रेशर ना उसको मेंटेन करवाने में। ठीक है, अगर सोडियम लेवल लो रहा है तो आपका मतलब है आपका ब्लड प्रेशर मेंटेन नहीं रह रहा है, तो ज़्यादा हो जाएगा, ये कम हो जाएगा, तो किडनी एक एंजाइम रिलीज़ करती है जिसको कहते हैं रेनिन। याद रखना, किडनी क्या रिलीज़ कर रही है, एक एंजाइम रिलीज़ कर रही है जिसको हम क्या कह रहे हैं, रेनिन। ठीक है, ये क्या करती है कि प्लाज्मा प्रोटीन होती है एक हमारे पास जिसका नाम होता है एनगोटिन, पहले मुझे पढ़ने दो, एनगियोटेंसिनोजिन। हाँ ठीक है भाई, ठीक है, मैं ऐसे नामों में बहुत एकदम से कंफ्यूज हो जाती होंगे, एनगियोटेंसिनोजिन। ठीक है भाई, इसको कन्वर्ट किया जाता है एनगियोटेंसिन में। ठीक है, इसको कन्वर्ट किया जा रहा है इसके अंदर किसके थ्रू, एक हार्मोन के थ्रू जिसको कह रहे हैं रेनिन। सबसे पहले ये वाली एक इक्वेशन अपने पास बना लो कि हम लोग एनगियोटेंसिनोजिन को किस में कन्वर्ट करेंगे, एंजिनोटेनिन 1 में कन्वर्ट करें, जिसका नाम क्या है, रेनिन। ये एक एंजाइम के थ्रू कन्वर्ट किया जा रहा है किस में, एनगियोटेनिन 1 में। ठीक है, अच्छा भाई, अच्छा लेटर उसके बाद क्या होता है, ये जो एनगियोटेंसिन 1 होता है ना, इसको फर्दर कन्वर्ट किया जाता है एनगियोटेंसिन 2 में। ये टेंसिन 2 है, यहाँ पे 2 नहीं लिखा हुआ है, 2 खुद से लिख लो, लंग्स के अंदर होता है। उसकी वजह से क्या होता है, ये जो एड्रेनल कॉर्टेक्स होता है ना, ये एक हार्मोन रिलीज़ करता है एल्डोस्टेरॉन। यानी एल्डोस्टेरॉन अब कब रिलीज़ हो रहा है, जब ये वाला जो बहुत बड़ा सा नाम है एंजियोटेंसिनोजिन, लिख देती हूँ मैं यहाँ पे मैं पहले सब कुछ मार्क मिटा देती हूँ ताकि आप भी अपने पास ऐसे लिख लें, ANGIOTENSINOGEN। ठीक है, एनगियोटेंसिनोजिन, उसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं किस में, एनजियोटेंसिन 1 में, किसके थ्रू, एक एंजाइम के थ्रू जिसका नाम है रेनिन।
उसको कन्वर्ट करते हैं एक और प्लाज्मा प्रोटीन में जिसका नाम है एंजियोटेंसिन 2। ये काम होता है किसमें, लिवर में होता है, यहाँ पे लिवर लिख लो, ठीक है, लिवर में होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो ये क्या करता है, ये स्टिमुलेट करवाता है किसकी प्रोडक्शन को, एल्डोस्टेरॉन की, एल्डोस्टेरॉन की। जब आपकी बॉडी के अंदर सोडियम आइंस कम हुए तो अल्डोस्टेरॉन को प्रोड्यूस होना है, तो अल्डोस्टेरॉन जो है वो इस साइकिल के थ्रू प्रोड्यूस होगा जिसको हम लोग रेनिन साइकिल भी कहते हैं। ये अभी नहीं, आप लोग जब फेडरल बोर्ड वगैरह की पढ़ेंगे ना और MCQs जब आते हैं उसके अपना MCAT लेवल के, तब उसके अंदर पूछा जाता है। तो याद रखना है एंजियोटेंसिनोजिन को कन्वर्ट किया जा रहा है एंजियोटेंसिन में, जिसका एक एंजाइम के थ्रू जिसका नाम है रेनिन। उसके बाद उसको कन्वर्ट किया जाता है एंजियोटेंसिन 2 में, किसके थ्रू, लिवर के थ्रू, और उसके बाद स्टिमुलेट किया जाता है एक किस्म का हार्मोन इससे प्रोड्यूस किया जाता है। एंजियोटेंसिन 2 जो है वो जाके क्या करता है, वो कहता है चलो भाई अब एल्डोस्टेरॉन प्रोड्यूस करना शुरू कर। इस तरह से क्या प्रोड्यूस होता है, एल्डोस्टेरॉन प्रोड्यूस होता है। इसको हम कहते हैं रेनिन सिस्टम, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, ब्लड प्रेशर को 2 तरीक़ों से जो है वो क्या किया जाता है, अफेक्ट किया जाता है। अब वो 2 तरीके पढ़ लेते हैं। देखो एंजियोटेंसिन जो होता है ना 2, ये क्या करवाएगा, ये आपकी जो आर्टरीज है ना उसको कॉन्स्ट्रिक्ट करवा देगा, यानी कि इनकी कॉन्ट्रैक्शन करवा देगा, ताकि ब्लड प्रेशर जो है, ब्लड जो है वो तेज़ी से आगे जाए। जब कम होगा तो ब्लड तेज़ी से जाएगा। दूसरा एल्डोस्टेरॉन जो है वो क्या करेगा, मतलब जाएगा लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं जाएगा, तेज़ी से जाएगा, स्पीड ज़्यादा हो जाएगी, जाएगा तो कम कम लेकिन स्पीड ज़्यादा हो जाएगी, प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा। अच्छा भाई, एल्डोस्टेरॉन जो ये क्या करता है, ये करवाएगा इंक्रीज एब्जॉर्प्शन सोडियम की। एक काम तो ये क्या कर रहा है, आर्टरीज को कॉन्स्ट्रिक्ट करवा रहा है, दूसरा ये एब्जॉर्प्शन करवा रहा है सोडियम की। सोडियम का लेवल जैसे ही हाई होगा, वाटर रीएब्जॉर्ब होना शुरू हो जाएगा और ब्लड प्रेशर जो है और वॉल्यूम जो है वो मेंटेन होना शुरू हो जाएगा। अब बात करते हैं एंड्रोजन की। एंड्रोजन कहाँ से रिलीज़ हो रहा है भाई, ये रिलीज़ हो रहेगा एड्रेनल कॉर्टेक्स से, एक और ग्रुप के थ्रू जिसको हम कहते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन, जिसका नाम क्या है, एंड्रोजन, यानी कि एड्रेनल कॉर्टेक्स जो एक और ग्रुप रिलीज़ करता है कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन का, जिसका नाम क्या है, एंड्रोजन। किसका जैसा होता है, याद रखना, एंड्रोजन टेस्टेरोन के स्ट्रक्चर जैसा होता है, सिमिलर टू टेस्टेरोन। रिलीज तो दोनों में हो रहा है, एंड्रोजन फीमेल और मेल में, लेकिन इसका स्ट्रक्चर किसका जैसा है, मेल हार्मोन जैसा। मेल का कौन सा हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन। ये किस में रिलीज़ होगा, दोनों सेक्सेस में। दोनों सेक्सेस से मुराद मेल और फीमेल दोनों में। क्या करता है, मेल के अंदर सेक्सुअली जो सेकेंडरी मेल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उसको डेवलप करवाता है। जैसे उनके जो फेस पे हेयर्स होते हैं उनको, उनकी आवाज़ को भारी करवा देता है, उनके मसल्स को मोटा करवा देता है। अगर फीमेल्स के अंदर ये बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होना शुरू हो जाए ना, तो उनको क्या शुरू हो जाती है कि उनको एक चीज़ उनके फेस पर आना शुरू हो जाती है कि दाढ़ी की तरह की, जिसको हम लोग मैस्कुलिनाइजेशन कहते हैं, यानी बियर्ड आना शुरू हो जाती है लेडीज़ में। इस तरह का फिर उनका फेस होता है। ये देखें, ये वो फीमेल्स होंगी जिनके जो हैं फेस जो होंगे वो PCOS फेस हैं, ये देख सकते हैं आप, इनके जो है वो बियर्ड ग्रो होना शुरू हो जाती है। अच्छा भाई, एड्रेनल मेडुला जो होती है कि एड्रेनल मेडुला किसके अंडर वर्क करती है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंडर वर्क करती है, ठीक है। ये एक किस्म का हार्मोन रिलीज़ करती है, एड्रेनालाइन जो होता है, जिसका नाम एपिनेफ्रिन भी होता है। याद करो, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम खोल के देखो, उसके अंदर एपिनेफ्रिन लिखा हुआ है, याद है। एपिनेफ्रिन जो है वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कब काम करता है, फ्लाइट और फ्लाइट कंडीशन में, ठीक है। अच्छा, और एक और हार्मोन रिलीज़ करती है जिसका नाम होता है नॉर एड्रेनालाइन, जिसको हम लोग कहते हैं नॉर एपिनेफ्रिन। ये दोनों कब रिलीज़ होते हैं, दोनों रिलीज़ होते हैं फाइट और फ्लाइट कंडीशन में, लेकिन 90-95% एपिनेफ्रिन रिलीज़ होता है, ठीक है। ये दोनों इमरजेंसी सिचुएशंस में होते हैं, इसको हम इमरजेंसी हार्मोन्स कहते हैं, एपिनेफ्रिन भी कहते हैं, एड्रेनालाइन भी कहते हैं। एपिनेफ्रिन जो है वो हार्ट बीट को इंक्रीज़ कर देता है, ब्लड ग्लूकोज को इंक्रीज़ कर देता है, ब्रीथिंग रेट को इंक्रीज़ कर देता है, आपके मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज़ कर देता है। देखो, एक बात याद रखना कि आपको ये तमाम चीज़ें समझ आनी चाहिए कि मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज़ हो रहा है, इसका मतलब क्या है, खाना जल्दी जल्दी कैटाबॉलाइज होना शुरू हो जाएगा, यानी टूटेगा, और जल्दी जल्दी ग्लूकोज बनेगा, यानी एनाबॉलिज्म शुरू होगा, ठीक है। हैरत की बात है, मैंने तो डेटा भी नहीं खोला हुआ, फिर क्या हो रही है, वाईफाई चल रहा है भाई, कोई बात नहीं। यही क्या हुआ, मैंने कोई अपना खोला हुआ तो नहीं, नहीं मोबाइल डेटा तो नहीं खोला हुआ, बैलेंस से मुक गया खुद ब खुद, कोई बात नहीं भाई। कहाँ थे हम लोग, अब क्या इस चीज़ का अफसोस करूँ मैं। हाँ भाई, एपिनेफ्रिन जो होता है, मैंने आपको बताया, हार्ट बीट को इंक्रीज़ करेगा, ब्लड ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज़ करेगा, ब्रीथिंग रेट को इंक्रीज़ करेगा, मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज़ करेगा। इसके अलावा ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा, यानी कि उनको पतला कर देगा, किस में, इंटेस्टाइन के अंदर। लेकिन
जो मसल्स की हैं उनको डायलेट कर देगा, ठीक है, क्योंकि इंटेस्टाइन के अंदर अभी इनका ज़्यादा वर्क नहीं होगा, मसल्स में ज़्यादा काम होगा। एपिनेफ्रिन जो है ना, सम टाइम इमरजेंसी ट्रीटमेंट के अंदर पर्सन को किसके थ्रू दिया जाता है, इंजेक्शंस के थ्रू दिया जाता है। कब? जब उसको एस्थमा के अटैक्स लग रहे होते हैं, जब उसको कार्डियक अरेस्ट होता है यानी हार्ट पेन स्टार्ट होता है, तब दिया जाता है ताकि उसकी बॉडी में फ़ौरन काम करना शुरू हो जाए, ठीक है। नॉन एपिनेफ्रिन फंक्शन से होते हैं, वो भी एपिनेफ्रिन की तरह होते हैं, लेकिन इसका प्राइमरी फंक्शन ये होता है कि आपके ब्लड प्रेशर को बरकरार रखे, सस्टेन रखे यानी बरकरार रखे। अब बात कर लेते हैं गुनेड्स की सबसे पहले, क्योंकि ये सब हम पढ़ के आ चुके हैं ना, इससे पहले ये पढ़ा रहे। गुनेड्स में वही बात है कि सेक्सेस मेल और फीमेल में मौजूद होते हैं। मेल के अंदर जो गुनेड्स होते हैं वो क्या रिलीज़ करते हैं, वो एंड्रोजन से रिलीज़ करते हैं। इसके अलावा जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो टेस्टेरोन होता है। एंड्रोजन तो हमें पता है टेस्टेरोन के स्ट्रक्चर के होता है, अगर ये फीमेल्स के अंदर प्रोड्यूस होना शुरू हो जाए तो उनको मैस्कुलाइजेशन स्टार्ट हो जाती है। इसकी वजह से क्या होता है, जैसे ही मेल के अंदर ये स्टार्ट होती है ना, तो लड़कों का कद बहुत तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाता है, उनकी मसल्स की ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाती है, उनकी सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टरिस्टिक बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाती है, यानी उनकी बियर्ड आना शुरू हो जाती है और उनकी मूंछ आना शुरू हो जाती है। फीमेल के अंदर जब होता है तो तब क्या होता है, फीमेल के अंदर ओवरीज होती हैं जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन रिलीज़ करती हैं। एस्ट्रोजन में आपको एग्जांपल शायद एस्ट्रोडियोल की दी हुई है, लेकिन एस्ट्रोजन को याद रखो और कुछ भी नहीं याद रखो, उसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। एस्ट्रोजन क्या करता है, फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम को मेंटेन करता है, यानी कि उनकी डेवलपमेंट करवाता है। और सेकेंडरी जो होते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स होती है उनकी डेवलपमेंट करवाता है। प्रोजेस्टेरॉन जो होता है ये यूट्रस को मेंटेन रखता है। देखो, अगर फॉर एग्जांपल वो मैट्रिक के बच्चे थे इसलिए मैंने उनको इतनी डिटेल में नहीं बताया, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि अगर प्रोजेस्टेरॉन जो है ना, हम चैप्टर 4 में भी वैसे मेंसेस के चैप्टर में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, तो प्रोजेस्टेरॉन जो होता है ना, इसका काम होता है यूट्रस को डेवलप करना, यानी यूट्रस के अंदर ऐसे मसल्स वगैरह बना देना जिससे बेबी जो है वो अटैच हो और वो नरिश्ड हो, उसको नरिशमेंट मिलती रहे। लेकिन जब ज़ाहिर है एक फीमेल जिसकी शादी नहीं हुई है तो ज़ाहिर है उसके अंदर बेबी प्रोडक्शन नहीं होगी, तो उसके अंदर जो यूट्रस मेंटेन होती है उसके अंदर जो तमाम चीज़ें ब्लड वेसल्स वगैरह बनाई जाती है ईस्ट्रोजन के अंडर, तो वो सब टूटना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से ही हम जो फीमेल्स होती हैं उनको पीरियड्स वगैरह आना शुरू हो जाते हैं, यानी उनकी यूट्रस से उनकी जो बॉडी होती है उसके थ्रू क्या होता है, ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। वो ब्लड जो रिलीज़ हो रहा होता है वो बेसिकली गंदा खून होता है, वो तो तमाम जो मसल्स वगैरह अंदर बन गए होते हैं ना यूट्रस के अंदर, वो टूटना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। अगर वो ना टूटे ना तो अक्सर लड़कियाँ कहती है कि भाई क्या बात है, ना टूटे कोई मसला नहीं, क्यों अल्लाह ताला ने ऐसे कर दिया। अगर वो ना टूटे ना तो हमारा जो एब्डोमिनल का हिस्सा है ना वो मोटा होता जाएगा, बढ़ता जाएगा और हमारा जो एब्डोमिनल है ना वो बहुत बाहर निकल जाएगा। अब आप सोचें कि ये हर मंथ हमें पीरियड्स होता है, अगर हर मंथ ना रिलीज़ और ये जमा होता जाए, हमारे अंदर मसल जमा होते जाएँ और ये ज़्यादा गंदा खून है, तो गंदा खून किस किस्म की अंदर बीमारियां हमारे अंदर प्रोड्यूस कर सकता है। तो फीमेल्स की इतनी एज ही नहीं रहती, फिर फीमेल्स जो होती है वो अपनी जो यंग एज में आती, प्यूबर्टी में आती, साथ ही उनकी कुछ टाइम बाद डेथ होना शुरू हो जाती है अगर उनका ये काम इस तरह से मेंटेन नहीं होती, उनकी यूट्रस नहीं टूटती, ये सारा काम नहीं होता। वैसे यूट्रस को क्यों मेंटेन किया जाता है, ताकि उसके अंदर बेबी जो है, एम्ब्रियो कहते हैं, एम्ब्रियो से आगे जाके बनता है बेबी, तो वो उसकी डेवलपमेंट के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए इसको मेंटेन किया जाता है। अच्छा भाई, अब आ जाइए ज़रा पैराथायराइड ग्लैंड पे। हमने पढ़ा था थायराइड ग्लैंड के पीछे अगर देखें तो 4 ग्लैंड्स मौजूद होते हैं जिनको हम पैराथायराइड ग्लैंड्स कहते हैं। आपकी बुक के अंदर इसकी डायग्राम्स मौजूद। अच्छा भाई, पैराथायराइड ग्लैंड्स होते हैं, कैसे होते हैं, पी साइज़ के होते हैं, 2 पेयर्स होते हैं। 2 पेयर्स से मुराद येगी कि जो आपका बटरफ्लाई लोब है ना, एक पेयर तो ये रहा, ठीक है, उसके पीछे, और एक और पेयर ये रहा, यानी कि टोटल कितने 4 रहेंगे पी साइज़ के ग्लैंड्स। तो ये एक पेयर हो गया इसका और ये दूसरा पेयर हो गया, ऐसे इनके पेयर्स की बात की जा रही है, ठीक है। कहाँ पे मौजूद होते हैं, थायराइड ग्लैंड में, नेक में मौजूद होते हैं। इनका काम होता है पैराथायराइड हार्मोन को रिलीज़ करना, जो क्या करता है ब्लड के अंदर जब कैल्शियम लेवल लो होता है ना, तब आके ये प्रोड्यूस होना शुरू होता है। तो ये क्या करता है, कैल्शियम को रीअब्जॉर्ब करवाता है किडनी के अंदर से, यानी कैल्शियम को जाने नहीं देता है ब्लड के थ्रू। इसके अलावा क्या करता है, डीमिनरलाइजेशन कराता है ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स की, यानी कि वो सेल्स जो बोन के अंदर कैल्शियम को एब्जॉर्ब कराते हैं ना, उनको डीमिनरलाइजेशन कराता है, यानी हमारी बोन्स से कैल्शियम तोड़ तोड़ के निकालता है और ब्लड के अंदर डालता है, ठीक है। अच्छा भाई, अब आ जाइए इसकी तरफ, अपना किधर गए हम लोग, थायमस ग्लैंड। अच्छा भाई, थायमस ग्लैंड जो होता है ये कहाँ पे मौजूद होता है, हमारी चेस्ट कैविटी में मौजूद होता है। ये तो आप लोगों ने देखा होगा, ये रहा, ये देखेंगे यहाँ पे मौजूद होता है। बटरफ्लाई ग्लैंड की तरफ देखो, इसके अंदर देखो तो मैं आपको दिखाती हूँ।
यहाँ ये मौजूद है थाइमस ग्लैंड और यहाँ आपकी गर्दन में मौजूद होता है आपका थायराइड ग्लैंड। ठीक है, अब फ़र्क हो गया। अच्छा भाई, ये जो थाइमस ग्लैंड होता है ना, ये इसका काम क्या होता है, ये आपकी ब्रेस्ट बोन के ऊपर के पीछे मौजूद होता है। ठीक है, अच्छा भाई, इसका ये 2 लोब्स के ऊपर, ये भी 2 लोब्स के ऊपर कंसिस्ट होता है। ये आपकी ट्रेकिया से भी ज्वाइन हो रहा होता है पीछे से। इसका काम होता है कुछ हार्मोन्स को रिलीज़ करना, जिनमें से एक होता है थाइमोसिन। देखो होता क्या है, हमारे WBCs जो होते हैं ना, वाइट ब्लड सेल्स, इनका काम होता है 2 किस्म के सेल्स बनाना। एक होते हैं ग्रेन्युलर सेल्स, ठीक है, और यानी जिनके अंदर ग्रेन्यूल्स दाने मौजूद होते हैं, और एक ऐसे सेल्स होते हैं जो ग्रेन्युलर होते हैं। ग्रेन्युलर सेल से फर्दर जाके 2 सेल्स बनते हैं, एक लिम्फोसाइट्स बनते हैं, एक मोनोसाइट्स बनते हैं। ठीक है, अच्छा भाई, वो जो मोनोसाइट्स होते हैं ना, ये आगे जाके बड़े बड़े सेल्स में तब्दील हो जाते हैं। वो हम लोग, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में, नहीं पढ़ा तो इंशाल्लाह मैं पढ़ा दूंगी। लिम्फोसाइट से 2 सेल्स और बनते हैं, एक टी सेल्स बनते हैं, एक बी सेल्स बनते हैं। जो टी सेल्स होते हैं ना, ये जाते हैं आपके इस थाइमस के पास। ठीक है, थाइमस के बाद जाते हैं, फिर थाइमस क्या होता है, थाइमस इन लोगों से कहते हैं कि हाँ भाई टी लिम्फोसाइट सेल बन जाओ। जो सेल्स इनकी बात मान के टी लिम्फोसाइट सेल बन जाते हैं और हमारी बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचाते, बल्कि हमारी बॉडी में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और इन्फेक्शन के खिलाफ लड़ते हैं, उसको तो ये आगे भेज देता है, यानी वो थाइमस को लीव करके आगे आपकी बॉडी में आ जाते, ब्लड में आ जाते। लेकिन जो सेल इसकी बात नहीं मानते ना, टी लिम्फोसाइट्स, उनको ये तबाह कर देता है, तोड़ देता है। ठीक है, ये काम होता है थाइमस ग्लैंड का। याद रहेगा कि थाइमोसिन को रिलीज़ करता है, बस ये हार्मोन रिलीज़ करता है। क्यों रिलीज़ करता है? ताकि वो जो टी लिम्फोसाइट्स हैं उनको लेकर आए, उनकी प्रोडक्शन हो, उनकी डेवलपमेंट हो, और टी लिम्फोसाइट्स बनाए जाए थाइमस के अंदर। उसके बाद वो टी लिम्फोसाइट्स बनने के बाद थाइमस को ही छोड़ जाते हैं। उसके बाद है पिनल ग्लैंड। पिनल ग्लैंड जो वो हमारे दिमाग में मौजूद होता है, छोटा सा, ये यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये मौजूद है। आपका जो हाइपोथैलेमस है, यह हाइपोथैलेमस है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, और उसके पीछे एक छोटा से मौजूद है पिनल ग्लैंड। पिनल ग्लैंड का काम क्या होता है, यहाँ जाइए, आखिरी टॉपिक है, आखिरी टॉपिक समझा दिया, हार्मोन्स का आखिरी टॉपिक है। ये टाइनी होता है, छोटा सा होता है, कोन की शेप का होता है, इस किस्म का शेप होता है इसका, ब्रेन के अंदर मौजूद होता है। कि कब रिस्पॉन्ड करता है, जब लाइट या डार्कनेस होती है तब काम करता है। क्या कैसे काम करता है? अच्छा देखो, ये एक और चीज़ करता है। ये क्या करता है, रात के टाइम में एक हार्मोन रिलीज़ करता है जिसको हम कहते हैं मेलाटोनिन। मेलाटोनिन कब रिलीज़ होता है? रात के टाइम में रिलीज़ होता है। और इसकी जो लेवल होता है ना मेलाटोनिन का, वो रात और दिन में और सीजन्स के साथ ना फ़र्क आता जाता है। जैसे रात में मेलाटोनिन बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होगा तो आपको बहुत ज़्यादा नींद आना शुरू हो जाएगी, ठीक है, और दिन में जो होता है ये बहुत कम प्रोड्यूस होता है। सही है, बात याद रखना। यानी कि अगर डार्कनेस है ना तो मेलाटोनिन ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, अगर लाइट होगी तो मेलाटोनिन कम प्रोड्यूस होगा। जब भी कहते हैं कि सोना चाहिए, ठीक है। अच्छा भाई, ये क्या करता है, ये जो ग्रोथ होती है ना और डेवलपमेंट होती है गुनेट्स को, इसको इन्फ्लुएंस करता है। कुछ बच्चे कहते हैं ना कि भाई हम लोग रात को नहीं सोते हैं, हम रात में पढ़ते हैं, दिन में जागते हैं। देखो, रात में सोना चाहिए। वजह होती है कि जब तक आंखों को प्रॉपर डार्कनेस नहीं मिलेगी, हम ये समझ रहे होते हैं हम दिन में भी तो सो रहे हैं, कमरे में अंधेरा है, ये वो, ऐसा नहीं है। हमारे अंदर भी अल्लाह ताला ने एक बायोकार्डियन साइकिल रखी है। कैसी साइकिल रखी है जो 24 आवर्स बाद मतलब हमें बताती रहती है कि भाई अभी सोने का टाइम है। मतलब हमारे दिमाग को इस चीज़ का पता होता है। हमें लग रहा होता है कि हमारे दिमाग को नहीं पता, लेकिन उसको पता होता है, ठीक है। तो रात को सोना चाहिए। अगर नहीं सोतेंगे तो ये मेलाटोनिन जो है वो रात में ही ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। अभी रात में भी प्रोड्यूस नहीं हो रहा, दिन में तो वैसे ही प्रोड्यूस नहीं हो रहा। तो उसकी वजह से क्या होता है कि लड़कियों की ग्रोथ कम होती है। सही है, जो लड़कियां बहुत ज़्यादा अच्छा पढ़ लेती हैं ना, अक्सर उनकी ग्रोथ कम होती है, साइज़ बहुत छोटी होती है। तो यही कहा जाता है कि देखो 3 फुट की जो लड़कियाँ होती हैं उनको बेड के ऊपर से छलांग नहीं लगानी चाहिए, वरना उनकी मतलब वो खुदकशी कर लेती हैं। 3 फुट की लड़कियाँ जो होती हैं वो बेड से कूद के। खैर वट एवर, इट इज़ लेम जोक। तो आप बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ गुनेट्स की। इसके अलावा क्या करते हैं, डेवलपमेंट कराते हैं गुनेट्स की। आजकल एक और मसला फीमेल्स में होने लग गया है कि आगे जाकर वो बेबी नहीं प्रोड्यूस कर सकती। तो उसके अंदर उनके साथ मसला ये आता है कि उनके गुनेट्स वगैरह सही से डेवलप भी नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं भाई? सोती ही नहीं है ना, रात में नींद पूरी नहीं करती हैं। ये मेल में भी मसला है, सिर्फ फीमेल में नहीं, मेल में भी है, ठीक है। तो अब इस चीज़ को मेल्स में भी होता है कि जब मेल्स सही से नहीं सोते तो वो भी बेबीज़ नहीं प्रोड्यूस कर सकते, ठीक है। ज़ाहिर है उनके अगर स्पर्म्स अच्छे होंगे, वो फीमेल के ओवम के साथ फ्यूज़ करेंगे तभी तो होगा। जब उनके स्पर्म्स ही अच्छे नहीं होंगे, हेल्दी स्पर्म्स नहीं होंगे, तो वो फीमेल के ओवम के साथ फ्यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। सो हेयर्स अब यहाँ पे आपका ये तमाम टॉपिक जो है वो एंड हो गया फाइनली। और जो इससे पहले के जो टॉपिक्स आ गए वो मैं इंशाल्लाह आपको कवर करवा दूँगी।